नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का इंतजार खत्म है। उन्होंने जो मेहनत की थी, आज उसके नतीजे जारी कर दिए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में 93.12% छात्र पास हो गए, तो वहीं 12वीं की परीक्षा में 87.33% छात्रों को सफलता मिली है। इसमें करीब 90% लड़कियां हैं और करीब 84% लड़के। त्रिवेंद्रम जोन का रिजल्ट 99.91% रहा है, 99। मुझे हमेशा से ये लगता है कि ये बड़े गजब के बच्चे हैं, इस तरीके का रिजल्ट ले आते हैं। हम तो 60-70 में खुश होने वाले थे। देश में सबसे बेहतर रिजल्ट इसी जोन का रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। लेकिन इस साल ना तो किसी को फर्स्ट, ना तो सेकंड, ना तो थर्ड टॉपर बताया गया। यहां से बदलाव शुरू हुआ। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि छात्रों में अनहेल्दी प्रतिस्पर्धा, यानी कि अनहेल्दी कंपटीशन ना हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। इससे बचने का प्रयास किया गया है। 10वीं की परीक्षा में 21,65,805 छात्र शामिल हुए थे। हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा में 16,60,511 छात्र शामिल हुए। फिर हम सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे और जो छात्र परीक्षा जिन्होंने दी, उसकी बात कर रहे हैं। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इतने ही छात्र हैं जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है। और भी अलग अलग राज्यों के बोर्ड होते हैं, फिर आईसीएसई बोर्ड होता है। छात्रों को वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक करने का विकल्प दिया गया। जिन्होंने अभी भी रिजल्ट चेक नहीं किया है या दोबारा चेक करना चाहते हैं, वो cbse.gov.in या cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सूचना देना थोड़ा सा व्यर्थ है, क्योंकि छात्र जो हैं वो बड़े तेज होते हैं और उनको मालूम होता है कि वेबसाइट पे किस तरीके से नतीजा देखा जाए। और ये तरीका बहुत पहले से चला आ रहा है। इस बात को करीब 20 साल हो, मतलब सन 2000 में मैं पास हुआ था, तो उस समय भी वेबसाइट पर रिजल्ट आने शुरू हो गए। कई छात्रों को बहुत अच्छे नंबर आए हैं, वहीं कई छात्रों को थोड़े कम। वैसे ये नंबर का खेल और मेरिट लिस्ट का खेल बंद होना क्या अच्छा है, इसको लेकर के लोग अपनी तरह तरह की बात करते हैं। मेरा नाम मुस्कान है और मेरे 95.2% आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा आए हैं। मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 91% आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था और सारा इस वजह से बहुत हैप्पी है मेरी फैमिली। मैंने सोचा था कि ठीक ठाक ही परसेंटेज आ जाएगी और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी आएगी, क्योंकि पहली बार तो डर लग रहा था कि पता नहीं कितनी, कोई कंपटीशन था, बट आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। इस पर 90 आया। 90% हाँ। रिजल्ट है। कितनी खुशी है जो खुशी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में और नंबर आना चाहिए था। मुझे 92% आए हैं ऑलमोस्ट, और ह्यूमैनिटीज़ में हाईएस्ट मार्क्स है मेरा। बट ताज्जुब की बात यह है कि ना मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया और ना ही मैंने किसी तरह का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। मैं बस अपने आप ही कॉन्फिडेंट रहा और अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए मैंने प्रिपरेशन की और अपना बेस्ट दिया टुवर्ड्स द बुक। 95.8% आया है और पूरा एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया मैंने थ्रू आउट द जर्नी और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस किया। फिर एनसीईआरटी को बार बार रीड करने, बायो में स्पेशली, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी मैंने ज़्यादा एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया, और इनऑर्गेनिक के लिए भी, और फिजिकल के लिए एनसीईआरटी के जो पीछे में बैक में जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस किया। मैं सफलता का श्रेय अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने उनका नाम रोशन किया। और मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। मेरा नाम कृष गुप्ता है। मेरा क्लास 12 का रिजल्ट आया है। मेरी 93% आई है। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि आ पाएगा मेरा, और सब मेरे टीचर और मेरे डैड एंड मॉम का आशीर्वाद था, तो उसके लिए हम लोग देखते रहे हैं कि कैसे कई छात्रों को 100% नंबर आ जाते थे
और बाद में पता चलता था कि जिन्हें 98, 99% आए हैं उन्हें भी अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता था, क्योंकि 100 कट ऑफ जा रही है। अब 100 क्या कट ऑफ हुई भाई, ये एक स्थिति देखने को मिल गई थी। हर साल ये खबर बनती रही कि 98, 99 वाले छात्र भी जो हैं वो कॉलेज में एडमिशन नहीं पा रहे हैं अपने मन मुताबिक। तो आप सोचिए फिर वो 60-70% वाले मेरे जैसे वो कहाँ जाएंगे, उनको तो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। छात्रों पर एक अलग तरह का दबाव देखने को मिलता रहा। आप सोचिए 97-98% क्या कम नंबर है? एक दौर रहा है जब 60%, मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मेरा पक्का यकीन है मेरे जैसे सैकड़ों लाखों छात्र हैं जो कि इस जज्बात को समझेंगे कि एक जब ये दौर था कि 60% से ज्यादा नंबर लाने वाले को ही पूरा मोहल्ला और गांव टॉपर मान लेता था कि भाई ये तो फर्स्ट क्लास पास हुए, फर्स्ट डिवीजन पास। जमकर खुशियां मनाई जाती थी और लड्डू बंटते थे पूरे गांव देहात में। और अगर आप डिस्टिंक्शन ले आए तब तो फिर कहना ही क्या, गजब ही हो जाए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता था, बहुत ज्यादा छात्र भी नंबर को लेकर के टेंशन शायद कम ही लेते होंगे। फेल होने वाला भी शायद उतना नहीं घबराता था, थोड़ी टेंशन जरूर होती थी, लेकिन वो एसेंशियल रिपीट अगर आई तो आप दोबारा करके निकल जाते थे। लेकिन हाल के सालों में, और ये पिछले कुछ 20 साल की बात कर रहा हूं मैं, नंबर के खेल ने छात्रों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाया है। हमने कई ऐसे छात्रों को खो भी दिया है जो इस दबाव को नहीं झेल पाए। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिन्हें नंबर कम आए हैं या फिर पास नहीं हो पाए हैं उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई। एक और साल आएगा, फिर से दे दीजिएगा, जिंदगी बहुत लंबी होती है, एक साल से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत लाइटली भी लेने की जरूरत नहीं है कि चद्दर तान के सो जाएं आप। इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनके स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उसके बाद भी वो बड़े पदों तक पहुंचे हैं। अगर हमारे दर्शक अपने एंकर को किसी लायक समझते हैं तो मैं इसी श्रेणी में आता हूं। इसीलिए हताश तो बिल्कुल मत होइए और ये जान लीजिए कि किसी भी छात्र को निराश होने की जरूरत नहीं। अब जिन्होंने 12वीं पास कर ली है उन्हें ज्यादा नंबर के बाद भी कॉलेज में सीधे दाखिला नहीं मिलेगा। और यहां आती है हमारी कहानी का दूसरा अध्याय कि अभी इम्तिहान से इम्तिहान तक का दौर छात्रों के लिए अभी भी बना हुआ है। उन्होंने ये परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन अब एक और परीक्षा पार करनी है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CUET। क्यूट की स्पेलिंग अगर थोड़ी गड़बड़ा जाए तो वो ये होती है CUET, यानी कि एक और एग्जाम। क्या है ये CUET, आइए आपको बताते हैं। छात्र तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जरा जान लें। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देश के कुल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कई राज्यों की यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एक टेस्ट। ये पिछले साल भी हुआ था, ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन वो कोरोना के प्रकोप में हुआ था, ये पहली बार ढंग से होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर पर परीक्षा देनी है। ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और हर जवाब में कई विकल्प होंगे। 13 भाषाओं में ये टेस्ट आयोजित हो रहे हैं। परीक्षा में बैठने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप जिस भी उम्र के हों आप ये टेस्ट दे सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी एडमिशन के वक्त अपने आधार पर उम्र सीमा को लागू कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ये तय कर सकती है कि भाई ये हमारी एज कट ऑफ है, हर कोई नहीं आ सकता। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA कराती है। CUET परीक्षा के लिए जरूरी योग्यता क्या है वो देख लेते हैं। वही छात्र परीक्षा दे सकते हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की हो। CUET की वेबसाइट पर इस परीक्षा की वजह बताई है, वो आपको हम दिखा देते हैं कि क्यों ये आई है। यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश भर के उम्मीदवारों, विशेष रूप से ग्रामीण और अन्य दूर दराज जो इलाके हैं, उनके उम्मीदवारों को एक साझा मंच और समान अवसर प्रदान करेगा और विश्वविद्यालयों के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित करने में मदद करेगा। दरअसल इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? एक बात ये हो रही थी कि कुछ बोर्ड जो हैं, जैसे कि राज्य के बोर्ड हैं, वो बहुत लीनियंट थे। तो अगर जैसे आप साउथ के किसी बोर्ड से आ रहे हैं तो आप 98, 99 पा रहे हैं, और यहाँ अगर कोई छात्र यूपी बोर्ड का हो, जो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, वो ये जानता है कि बहुत ही कठिन बोर्ड होता है, आसानी से आप यहाँ पर नंबर नहीं पा सकते। तो एक असमानता हुई ना।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी में कट ऑफ के आधार पर 12th के एक तो निकल जाए, दूसरा लटक जाए। इस वजह से सबको एक समान स्थल पर लाने के लिए ये CUET किया गया। एक एकल परीक्षा उम्मीदवारों को एक व्यापक आउटरीच को कवर करने और विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगी। ये सारी चीजें हैं। एक बात और समझनी होगी कि बेशक ये परीक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए हो रही हो, लेकिन इसके आधार पर ज्यादातर राज्यों में कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो भी दाखिला देते हैं। छात्रों को इस परीक्षा से एक बड़ा फायदा ये है कि वो उन यूनिवर्सिटी संस्थानों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसे उन्होंने विकल्प के तौर पर नहीं चुना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले साल मार्च में CUET की बात कही थी, आप जानते हैं। उस वक्त इसका विरोध भी देखने को मिला था। पिछले साल जहां 90 संस्थानों ने CUET के तहत एडमिशन पर सहमति दी, इस बार 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी ने CUET का विकल्प चुना है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं ये और ज्यादा बड़ा हो गया है, और अगर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है सब लोगों को एक समान पटल पर लाने में मदद करेगा। लेकिन आइए अब छात्रों की बात करते हैं। तमन्ना अरोड़ा 12वीं की सफल छात्रा और है ना 12वीं की सफल छात्रा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो तमन्ना जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि घर में बात होती है कि नंबर के तो कोई खास मायने बचे नहीं, क्योंकि अब तो एक और एग्जाम देना है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात होती है, लेकिन बिकॉज आवर माइंड वाज सो फोकस्ड through all these years on the 12th class board, so definitely it does have some value, but other than that we are focusing on the entrance exam. हाँ, है ना। आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि अभी ये और जो लोग थे, जैसे जो आपके घर के बड़े आपको बताते होंगे कि भाई एक ही एग्जाम होगा 12th का, 10th तो ठीक है लेकिन 12th मेन है, 12th में अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी वरना कट ऑफ में रह जाओगे, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। अब तो ये सब चीजें चेंज हो गई। जी नहीं, मेंटालिटी थोड़ी सी यहाँ पे सेम ही है, क्योंकि चाहे हमारी 12th के बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर CUET हो, पढ़ना तो वही सारे सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें अगर हम अपना 100% एफिशिएंसी नहीं देंगे तो फिर हम CUET में कैसे एफिशिएंट बन पाएंगे। जी तमन्ना, एक बार मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ और ये बताइए कि ये ऑब्वियसली आपसे पहले एक बैच जो है वो ये CUET का एग्जाम दे चुका है। आपको बोर्ड्स जितनी टेंशन हो रही है CUET के लिए, या बोर्ड्स निकाल लिया तो ये भी हो ही जाएगा? ऑनेस्टली उतनी नहीं हो रही, बिकॉज आई बिलीव कि NCERT बेस्ड ही होगा, एंड इतने टाइम से NCERT प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो अगर वो निकल गया तो होपफुली ऑल गोज वेल, ये भी वी गोना गेट थ्रू इट। और ये जो डबल टेस्ट है ये ठीक है आपके लिए? कोई दिक्कत नहीं है? It's not the best feeling. Definitely, we wanted to get over with it all at once. But it's okay. Definitely, we have now there's a similar standard for all the state boards, CBSE and the other lenient boards like you mentioned. So somewhere it's good for us, I believe. So थोड़ा time wait कर लेंगे तो it'll be all right. है ना, आपका क्या कहना है? ये जो फीलिंग है कि एग्जाम हो गया, उसके बाद मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, ईयर था क्या 1999 में मैंने एग्जाम दिया था 12th का, और जब वो खत्म हुआ ना इन द ईयर 2000, मुझे तो इतनी खुशी हुई कि अब दोबारा स्कूल से मुक्ति, अब कोई और एग्जाम नहीं, अब कॉलेज में देखेंगे जो होना है। तो आपको लगता है कि आपसे वो अभी वो एक लेवल और ऐड कर दिया है? डेफिनेटली सर, ऐसा लग रहा है कि एक बैटल खत्म हुआ है एंड अब हम नेक्स्ट बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली स्ट्रेस और एंजाइटी तो है ही, बट एक तरह से एक फीलिंग है कि लाइक क्योंकि ये पूरा साल पढ़ते हुए आए हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी, अब आप दोनों से मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। देखिए, आप जानती हैं इस बार CBSE बोर्ड ने एक बड़ी अच्छी चीज की, मैं तो अच्छा बोलूंगा, लेकिन उसको बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं, अगर आपको स्टूडेंट्स को तैयार करना है आगे के लिए फॉर द हार्ड वर्ल्ड, हाँ तमन्ना, तो थोड़ा सा कंपेटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक कोई बुरी भी चीज नहीं है।
आई एम श्योर आपके घर में भी ये डिबेट हो रही होगी, कुछ लोग बोलते होंगे कि नहीं अच्छा है ये प्रेशर हटा दो, कुछ बोलते होंगे नहीं कहीं ऐसा ना हो कि तमन्ना बहुत इमोशनल और छुई मुई सी हो जाए, स्ट्रॉन्ग ना बने। हाँ, that would have happened, but I think it's for the best. Already इतना cutthroat competition है हर जगह, even for CUET we see so many people getting 800, so many people getting full in their domain subjects. So somewhere or the other competition still exists, but वो जो comparison था बच्चों के बीच वो definitely merit list हटाने की वजह से कम हो गया है, so that's a good thing. है ना आपके व्यूज? सर मेरे थोड़े डिफरेंट व्यूज है इस पे। इवन दो सीबीएसई ने रिलैक्सेशन दे दी है, बट स्टिल वी आर गिविंग अ कम्पिटिटिव एग्जाम सीयूईटी, तो वो कंपटीशन की स्पिरिट एंड वो कट थ्रोट कंपटीशन तो एग्जिस्ट करेगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड एग्जाम्स बट इन द फॉर्म ऑफ अनदर एग्जाम। तो कंपटीशन तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो रहेगा ही। तो जितनी जल्दी उसकी आदत पड़ जाए उतना बेहतर। हाँ, यस। चलिए, मुझे आपके लिए बहुत बहुत अफसोस हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा तो एग्ज़ाम एक ही था 12th का, वो तो निपट गया। हालांकि एक मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए मैंने भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरे कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो आप जो CUET वाली फीलिंग आपको हो रही है वो मैंने भी झेली हुई है, देखी हुई है। इस बात को बहुत टाइम हो गया अभी तो। और बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट आप दोनों को। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच सर। और हमने डॉक्टर अमिता वट्टल से भी बात की। डॉक्टर वट्टल जो हैं वो बहुत टाइम से हमारे कार्यक्रम में लगातार आती रही हैं, बहुत सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर वट्टल, CBSE के रिजल्ट पर आपको क्या कहना है? ऐसे इस बार टॉपर के बारे में पता नहीं चला, लेकिन CBSE के इस निर्णय को आप कितना सही मानती हैं? मैं तो समझती हूँ कि अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि जिन स्कूलों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ इस वक्त DLF QEC स्कूल्स के साथ, उनके 2-3 स्कूल हैं, उन सब में अच्छा रिजल्ट आया है। बच्चे तो खुश लग रहे हैं मुझे। जरूरी नहीं है कि हमेशा जैसे ही रिजल्ट आए तो एकदम टॉपर का रिजल्ट आए, क्योंकि बड़ा कंपेटिटिव किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है दूसरे बच्चों के लिए। तो ठीक है कि एक बैलेंस तरीके से रिजल्ट आया है और दोनों 10वीं और 12वीं एक साथ आए हैं, तो मैं समझती हूँ ये एक अच्छी चीज है। नहीं तो वो शुरू हो जाती हैं हर मीडिया पे कि कौन सबसे टॉप है, कौन से रीजन ने सबसे बहुत अच्छा किया है। इस सबसे एक अजीब सी हार्ट बर्निंग होती है बच्चों में, एक उनको बुरा लगता है। तो मैं समझती हूँ ये ठीक है जिस तरीके से रिजल्ट आया है। बिल्कुल डॉक्टर वट्टल, बहुत बहुत धन्यवाद। और JS राजपूत जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये निर्णय बिल्कुल सही है, और उन्होंने जो ये कहा है कि 0.1% जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, मेरिट स्कॉलरशिप देंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक नंबर से अगर कोई टॉप नहीं करता है या करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। हम लोग वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम जब असेसमेंट करते हैं बच्चों की कापियों का, अध्यापक के नाते हम खुद जानते हैं कि अगर उसी कापी को मैं 4 दिन बाद फिर से देखूं तो हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर का फर्क पड़ जाए। उस स्थिति को सुधारने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, और मैं तो CBSE के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनको बहुत बहुत उनकी तारीफ करता हूं कि उन लोगों ने ऐसा सोचा। और मैं समझता हूं, मैंने बच्चों से भी आज बात की, वे भी इस बात से बड़े खुश हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, ज्यादातर बच्चे इस बात से खुश हैं कि कोई टॉपर या फर्स्ट 10 या फर्स्ट 5 की चर्चा नहीं हो रही है। ये एक अच्छी दिशा में, बच्चों का तनाव कम करने की दिशा में बहुत अच्छा कदम है, उसकी सभी को सराहना करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि माता पिता को अंकों पर इतना जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे साल भर तनाव में रहते हैं। हाँ, अच्छे ढंग से पढ़ें, सही ढंग से पढ़ें, और खेलें भी साथ साथ। ये बताते रहें, नंबर चाहे 80% आए, चाहे 75% आए, चाहे 95% आए, बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर है, सबके लिए बराबर ही रहता है करीब करीब। जी JS राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब बच्चों को एक बार फिर से एक तो बहुत बहुत बधाई, शाबाश। और
अगले इम्तिहान की तैयारी कीजिए, इम्तिहान से इम्तिहान तक। लेकिन जब 12th बोर्ड निकाल लिया तो फिर CUET से क्या डरना, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है। और ये डिबेट लगातार घरों में चलती ही रहेगी, यकीन जानिए हर घर में ये चलती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा छुई मुई ना बन जाएं, बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। लेकिन कुछ अगर फैसला लिया है कि 1, 2, 3 रैंक नहीं देना या इस तरीके से डिस्टिंक्शन नहीं करना, कुछ सोच के ही दिया होगा, अच्छा ही है ना। आप ये भी मत भूलिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। शायद यही सब जो शिक्षाविद हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो इम्तिहान से इम्तिहान तक का दौर, सब लोग अच्छे से एग्जाम पास करें, ऑल द बेस्ट। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी पर गुस्सा और सियासत अपने चरम पर है, लेकिन इस बीच कोर्ट से इमरान खान के लिए राहत भरी खबर भी है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। इस फैसले के लिए हाई कोर्ट के पूरे इलाके में 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसके चलते ये कदम उठाया गया। इमरान खान के किसी भी समर्थक को कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया गया। वहीं कोर्ट रूम के बाहर रेंजर्स, पाकिस्तानी रेंजर्स जो वहां की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी बड़ी संख्या की तैनाती की गई। आज रेंजर्स को सुरक्षा के लिए लगाया गया है, लेकिन इन्हीं रेंजर्स ने इमरान खान को कोर्ट से कैसे गिरफ्तार किया था वो हमने और पूरी दुनिया ने भी देखा। कोई बाल नोच रहा है, कोई शर्ट नोच रहा है, कोई ढकेल रहा है। आज वही रेंजर्स सुरक्षा दे रहे थे। कोर्ट के शीशे रेंजर्स ने तोड़े जिस वक्त इमरान खान कोर्ट में मौजूद थे, और फिर उन्हें धक्के मारते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ये इन तस्वीरों में आप देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक बार जरा फुल फ्रेम चले जाते हैं ताकि आपको और ढंग से दिखे कैसे उनको घसीट करके, खींच करके यही रेंजर्स जो आज सुरक्षा मुहैया करा रहे थे वो लेकर के आए। इमरान खान कोई संत नहीं है। इमरान खान की जिस तरीके से पोजीशन रही है, दहशतगर्द और टेररिस्ट पर वो कितने सॉफ्ट रहे हैं, सीमा पार आतंकवाद पर वो किस तरीके से सॉफ्ट रहे हैं, और कैसे उन्होंने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मासूम तो वो बिल्कुल भी न थे। लेकिन जो पाकिस्तान में उनके खिलाफ हो रहा है, इसको लेकर के अदालतों ने जो रुख लिया है, उसमें अदालतों ने एक तरीके से आर्मी और पाकिस्तान की सरकार दोनों से ही लोहा ले लिया। इन तस्वीरों में आप पूरी घटना देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। इसके बाद जो पाकिस्तान में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। हिंसक भीड़ ने कई जगह सेना को निशाना बना दिया। कोर कमांडर के घर तक को तोड़फोड़ कर दिया। सेना पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आरोप भी लगे। सड़कों पर कोहराम मच गया। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे शहरों में चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा पहली बार इस तरह नजर आ रहा था। लोग रुकने को तैयार नहीं दिखे, सेना को चुनौती देते नजर आ रहे थे। गुस्साए लोगों के सामने सिस्टम ध्वस्त सा हो गया था, ये भी देखने को मिल रहा था। और उसी वक्त पाकिस्तान की सरकार ने ये बोला कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, PTI पार्टी, जो कि इमरान खान की पार्टी है, ये एक दहशतगर्द संस्था है, यानी कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, और इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। और ये पहली बार होता पाकिस्तान के इतिहास में कि एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन को आतंकवादी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाता। वैसे कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में सिस्टम ध्वस्त हो गया हो। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। इमरान खान की गिरफ्तारी को सरकार ने सही ठहराया और सेना के समर्थन में सरकार उतर आई, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान में जगह जगह हिंसा जारी रही। इसके बाद ये मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से इमरान खान को बड़ी राहत मिल गई। बुधवार को पुलिस लाइन में लगी अदालत ने इमरान खान को 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया, लेकिन इसके खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यानी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, वहां उसने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी अवैध है। जैसे कोर्ट से गिरफ्तार किया गया वो अपमानजनक है। 90 से 100 रेंजर को ऐसे घुसकर गिरफ्तारी करना गलत है, ये वहां की सुप्रीम कोर्ट कह रही है। किसी कोर्ट परिसर से गिरफ्तारी नहीं कर सकते। सरेंडर करने आए तो गिरफ्तारी गलत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाद ने यह बात कही। आपको यहां देखकर खुशी हुई, ये
कोर्ट में बोला गया। अब इसको भी लेकर के वहाँ सरकार ने बड़ी आपत्ति जताई कि इस तरीके के बयान बताइए, अदालत दे रही है। अपने समर्थकों से अमन की अपील करें, ये कोर्ट ने इमरान खान को कहा, और वहीं से इमरान खान ने अमन की अपील की और कोर्ट ने फौरन रिहाई का आदेश दे दिया। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्हें पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई। PMLN की नेता मरियम नवाज शरीफ के चीफ जस्टिस के परिवार के इमरान से रिश्तों को रिहाई का कारण बताया और कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के खिलाफ है और आप भी PTI में शामिल हो जाएं। सोचिए, जजों पर सीधा हमला। सुनवाई के पहले तो उनकी पार्टी जो है, उसकी नेता ने कोर्ट को ही धमकी दे डाली। आइए सुनते हैं कि मरियम औरंगजेब, जो कि नेता है PMLN की, उन्होंने क्या कहा। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूं, आप करें फैसला इसके खिलाफ। आपने देखा कि वहां की सरकार ये कह रही है कि आपने अभी तो इनको बड़ी खुशी हो रही है आपको इनको रिहा करके, कल को जब इनके समर्थक जो हैं वो आप कोर्ट वोट के लोगों में और जजों के घर घुस जाएंगे, तब आपका क्या रुख रहेगा। खैर, इमरान खान बाहर आ गए। बाहर आकर के उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in that in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. And sadly, the events that happened when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man. वहीं पाकिस्तान सरकार को पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। बैठकों का दौर पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान खान पर एक टीवी कार्यक्रम में जमकर बरसे और इमरान खान को राहत देने पर सवाल उठाए। आज अगर नैब ने एक जेन्युइन एक केसेस अगर बनाए हैं गबन के, करप्शन के, तो उसके ऊपर आज अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है इमरान नियाजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी मिसाल पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान को कितने दिनों तक की राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों के लिए जमानत दे दी। NAB यानी कि आप ये समझिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वहां की एक एजेंसी समझ लीजिए, उसको जांच रिपोर्ट नहीं देने के लिए नोटिस दिया गया। जमानत के दौरान इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। बाकी मामलों में भी इमरान को जमानत दे दी गई है। 17 मई तक 9 मई के बाद किए किसी केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में हालात जल्द सुधरेंगे, इसके आसार बहुत कम हैं। सेना और सरकार दोनों इमरान खान के खिलाफ दिख रहे हैं, लेकिन जनता का समर्थन कम से कम सड़कों पर इमरान खान के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आप ये जान लीजिए कि इनके ही समर्थकों ने इनके ही आह्वान पर, इनके मतलब इमरान खान की पार्टी के आह्वान पर उपद्रव मचाया, सड़कों पर बंदूकें चलाई, स्कूलों के अंदर घुसे। तो क्या ये सारी चीजें अदालतों को नहीं दिखेंगी? और अगर दिखेंगी, ये जलते हुए जहाज, जहाजों के मॉडल, ये जलते हुए घर, तोड़फोड़, आर्मी हेडक्वार्टर में घुस जाना, ये सब अगर नहीं दिख रही है अदालतों को, तो क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आपको फिर क्या एक ही चीज दिखाई दे रही है, दूसरी चीज नहीं दिखाई दे रही? मायद अली हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट पाकिस्तान में, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मायद जी, आप पाकिस्तान के राजनीति को समझते हैं, यानी कि जो पॉलिटिक्स है वहां की जो सियासत है। इमरान खान को जमानत मिल गई है, अब पाकिस्तान की राजनीति में क्या बदलाव होंगे? देखिए, जो स्थिति की बात आप कर रहे हैं वो बड़ी गंभीर है पाकिस्तान में। आज जो कोर्ट ने किया है वो बेल दिया है उनको, और बेल मेरा ख्याल है इस जंक्शन के ऊपर बेल नहीं बन सकता उनका। वो उनको मतलब बेल देने का मतलब ये है कि जब सामने सामने खड़े हो गए हुए हैं, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। हुकूमत का तो मैं मानता नहीं, क्योंकि हुकूमत की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है कि वो, उनमें इतना दमखम नहीं है पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कि वो इमरान खान के आगे खड़े हों। ये एस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की लड़ाई थी, और इस लड़ाई में
इमरान खान को एक लीगल केस में उठाया गया था। और प्रेमिसेस में अक्सर यहाँ लोगों को मतलब कोर्ट रूम से नहीं उठाते मगर प्रेमिसेस से अक्सर ले जाते हैं। तो बहुत बड़ा फेवर दिया गया उसको। मैं दो तरीकों से जांचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कि इतनी बड़ी हार फौज की हो जाए और एक बंदा जीत जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वो बंदा बहुत खतरनाक होकर बाहर आ सकता है दोबारा, मतलब वापस पावर में अगर वो आता है, या वैसे अगर पावर में नहीं भी आता बाहर भी रहता है तो तब भी। और दूसरा, अगर मैं ये समझूं कि अंदर कोई बातचीत हो गई, आपस में तय पा गई चीजें और कोई डील छील हो गई है, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ ले जाएंगी चीजें। अगर ऐसा नहीं है, कन्फ्रंटेशन उसी तरह है जिस तरह पहले चल रही थी, तो ये एक खतरनाक चीज होगी बहुत। माहिद अली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको कुछ खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी मस्जिद में पिछले साल मिले कथित शिवलिंग के भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का आदेश दे दिया। कोर्ट ने यह सर्वे कैसे और कितने दिनों में किया जाएगा, इसका फैसला वाराणसी कोर्ट को करने के लिए कहा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। याचिकाकर्ता, जिन्हें मंदिर पक्ष भी कहा जाता है, वो इसे शिवलिंग कह रहे हैं और मस्जिद पक्ष इसे फव्वारा बताता रहा है। ये कितने साल पुराना है, किस धातु या पत्थर का बना है, ये तय करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को इसका वैज्ञानिक परीक्षण करने का आदेश दिया है। एएसआई ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, बीआईपीएस लखनऊ, आईयूएसी, ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। साल 2022 में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे हुआ था, जिसमें वजू खाने में कथित शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी। दरअसल पिछले साल मार्च में ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद श्रृंगार गौरी में रोज पूजा के लिए वाराणसी कोर्ट में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की। अप्रैल में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए 3 वकील कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे के आदेश दिए। 16 मई को सर्वे के दौरान मंदिर पक्ष की तरफ से वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। 16 मई को ही वाराणसी कोर्ट ने वजू खाने को सील किया। जून में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक सर्वे कराने की याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई। 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी कोर्ट ने कथित शिवलिंग के एएसआई के जरिए वैज्ञानिक परीक्षण की याचिका खारिज कर दी। 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश दिए। इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी SM यासीन ने कहा कि जजमेंट पढ़ने के बाद वो इस बारे में कोई राय दे सकेंगे। पहली बात तो यह, मुझे इस पे आपत्ति है कि वो शिवलिंग है, वो फव्वारा था, फव्वारा है, फव्वारा रहेगा। इसको हमने चलता हुआ देखा। दूसरी बात यह है, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी वो है आदेश है, वो सर आंखों पे। हमें अभी उसके पूरे कापी का इंतज़ार है। वो हमारे वकील साहबान पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे और लोग देखेंगे, उसके बाद कोई बात कही जा सके। लेकिन हमारा ये मानना है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग का सर्वे होगा। एएसआई सर्वे करेगा, ये तय है। ये सर्वे कब होगा, किस तरीके से होगा, ये फैसला वाराणसी कोर्ट 22 मई को करेगा। और जाहिर सी बात है कि कोर्ट को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वाराणसी और पूरे देश में कानून व्यवस्था भी चाक चौबंद रहे।
इलाहाबाद में सहयोगी नितिन, वाराणसी में सहयोगी हिमांशु और दिल्ली में प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।